नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अब तो आप लोहा मानेंगे क्यूबाइड नेटवर्क का। अब तो आप क्यूबाइड नेटवर्क की तारीफ करेंगे। यूं ही हम लोग किसी मुद्दे को नहीं उठाते हैं। पुख्ता जानकारी होने के बाद उठाते हैं, सोच समझ करके उठाते हैं, सत्य के साथ खड़े रहते हैं, न्याय को आगे रखते हैं। किसी से हमारी कोई दुश्मनी हो नहीं सकती। क्या दुश्मनी हो सकती है हमारी? रिया चक्रवर्ती से हमारी क्या दुश्मनी? कभी मुलाकात नहीं, कभी बात नहीं। वो अगर एक एक्ट्रेस हैं, काम करती हैं, तो क्यूवाइब नेटवर्क की तो कोई दुश्मनी हो नहीं सकती है। फिर क्यूवाइब क्यों सवालों को उठाती रही, गंभीर सवालों को उठाती रही? और क्यों कुछ लोग इन सवालों को दबाने का धंधा करते रहे? आज आप यकीन मान लेंगे कि कुछ लोग जो पूरी ब्रांडिंग आज भी कर रहे हैं, उनका इतिहास वो स्वयं बता रहे हैं, कोई और नहीं बता रहा है। उन्होंने क्या-क्या किया, कितने झूठ फैलाए, कितने लोगों की जिंदगी तबाह की, कितना पाप किया कुछ पाने के लिए। लेकिन हमारा न्यू जनरेशन अगर सर्च करेगा नाम को, तो उसके आएगा, आगे आएगा पद्मश्री फलां देसाई। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन तस्वीर भी मैं दिखाना नहीं चाहता। लेकिन मजबूरी है, उसको दिखाना पड़ेगा। मजबूरी है, उसको दिखाना पड़ेगा। नाम नहीं लेना चाहता, मेरी इच्छा नहीं होती। बहुत सारे लोग बड़ी तारीफ करते होंगे, बहुत सारे लोग उनके प्रशंसक भी होंगे। मुझे उनसे भी कोई आपत्ति नहीं है, प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग मीडिया को एजेंडा के रूप में व्यवहार करते हैं, एजेंडा सेट करने के लिए चलाते हैं, और सिर्फ स्वांतः सुखाए, स्वार्थी होकर के। और कभी हमने कल्पना नहीं की कि इस तरह का व्यक्ति भी मीडिया का हिस्सा होगा, लेकिन हुआ मित्रों। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नामचीन पत्रकार का जो आजकल रिया चक्रवर्ती को ब्रांड करने में लगे हुए हैं। पिछले कई वर्षों से ब्रांड कर रहे हैं वो। जब भी उनको मौका मिलता है वो ब्रांड करते रहते हैं। स्पेशल विमान से जाते हैं, कोविड के दौरान जाते हैं, जब कोई नहीं, कोविड में सबको पकड़ा जा रहा है, सबको रोका जा रहा है, लेकिन ये पत्रकार महोदय पहुंचते हैं और स्पेशल इंटरव्यू करते हैं, और उसमें उनको सती सावित्री अपनी तरफ से बनवा देते हैं। तो ये माननीय पत्रकार साहब जो हैं, वो आजकल, बल्कि कल ही, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना करके माफी मांगी है। और ये माफी सिर्फ एक बार नहीं मांगी है, कई बार माफी मांगी है। 2019 में मांगी, अब ये 13 अक्टूबर 2025 को मांग रहे हैं। बजाप्ता अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह वीडियो बना के डाल रहे हैं। इनका करतूत सिर्फ माफी से नहीं होगा। इनके बारे में आज मैं आपको एक-एक करके बता रहा हूं, और ये देखना, ये वीडियो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि न सिर्फ इसे देखिए, बल्कि इसे शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये हमारी और आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। मीडिया को अगर साफ करना है, मीडिया में को अगर क्लीन करना है, तो ऐसे कर्तव्यों का वहन हमें करना पड़ेगा। हमें कर्तव्य परायण होना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से माफियाओं को, अपराधियों को हौसला मिलता है। उन्हें वो बचाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की के खिलाफ कोई एक्शन अगर नहीं हो रहा है, ऐसे ही लोग उन्हें बचाते हैं, ऐसे ही लोग उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और इनके तार बड़े लंबे जुड़े रहते हैं, छोटे नहीं, बड़े बड़े तक इनके तार जुड़े रहते हैं। कल उन्होंने माफी मांगी। दिल्ली में एक इलाका है मुनीर का, दक्षिण दिल्ली का हिस्सा है, और ये सज्जन जब एक चैनल के सर्वे सर्वा थे, आजकल तो ये कंसल्टिंग एडिटर हैं,
लेकिन जब ये एक चैनल के सर्वे सर्वा थे, आईबीएन 7 नाम के चैनल के, उस वक्त एक कोबरा पोस्ट नाम का, जो कि स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा महारत है, तो कोबरा पोस्ट के स्टिंग को इन्होंने एयर किया और उसको सही मान करके उन्होंने इस पूरी खबर को फैलाई कि दिल्ली, दक्षिण दिल्ली के इलाके मुनीरका के काउंसिलर राजेंद्र टोकस, क्या नाम है, राजेंद्र टोकस, राजेंद्र टोकस जो बीजेपी के काउंसिलर हैं, वो अपने इलाके में अवैध कंस्ट्रक्शन कराने के लिए पैसे मांग रहे हैं। इसका ऑडियो क्लिप चलवाया गया, ऑडियो क्लिप, वीडियो, पता नहीं क्या क्या स्टिंग ऑपरेशन हुआ। बाद में पता चला कि ये पूरा का पूरा फर्जी स्टिंग ऑपरेशन था, झूठ था। बल्कि राजेंद्र बिस्ट जो टोकस हैं, उन्होंने उनको जो अप्रोच किया गया कि आप पैसे ले लीजिए, उनको डिनाई कर रहे थे। वो लगातार डिनाई कर रहे थे कि नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप हमसे अवैध काम करवाना चाहते हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। अब देखिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के एक काउंसिलर दक्षिण दिल्ली के एक इलाके से, वो उस इलाके के ठीक अपोजिट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, उसके ठीक सामने मुनीरका का, आप अगर आप लोग जानते होंगे, बड़ा ही मशहूर इलाका है मुनीरका। वहां जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जो बच्चे आते हैं बाहर से, वो वहां रहते हैं। तो उस इलाके में बड़ी भीड़ रहती है, बड़ी चहल पहल रहती है और बड़ी सकड़ी सकड़ी गलियां भी है, बहुत पुराना गांव है असल में मुनीरका। वहां के काउंसिलर का स्टिंग ऑपरेशन किया कोबरा पोस्ट ने, इन एसोसिएशन विद आईबीएन 7, और आईबीएन 7 ने उस स्टिंग ऑपरेशन को अपने यहां प्रसारित किया, टेलीविजन पे दिखाया, और बेचारे उनका टोकस साहब की जिंदगी तबाह कर दी। टोकस साहब ने उनके खिलाफ मुकदमा किया, लंबा चला मुकदमा, और उसके बाद यह हुआ कि वो टोकस साहब के खिलाफ जो कुछ भी स्टिंग ऑपरेशन था वो गलत था। उल्टी खबर चला दी, झूठी खबर चला दी, और अब माननीय पत्रकार जी कह रहे हैं कि मैंने वो स्टिंग ऑपरेशन को आधार बना करके वो चलाया था, इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं कि वो खबर गलत थी। आप सोच रहे होंगे कि सार्वजनिक रूप से माफी मांग लिया, बात बन गई, इतने तक से बात बन जाएगी। ऐसा नहीं है। ये सज्जन बदनाम हैं इस तरह के कृत्य करने के लिए। मैं आज आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, हालांकि वो एक पॉडकास्ट का है, चलाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मित्र रहे हैं वो भी मुझे जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूं। मनोज रंजन त्रिपाठी उनका नाम है। वो आईबीएन 7 में माननीय के साथ काम करते थे, ये माननीय पत्रकार साहब के साथ। उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया कि 2008 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया। आपको याद होगा, कैश फॉर वोट, पैसे के बदले में वोट खरीदा गया। पैसे लो, वोट हमें दो। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस सरकार को बचाने के लिए, न्यूक्लियर डील का मामला था, उस सरकार को बचाने के लिए कुछ सांसदों ने, जो कि कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए उस मुद्दे पर पैसे लिए। इसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, और वो स्टिंग ऑपरेशन की सीडी माननीय पत्रकार महोदय के पास पहुंची। आज उसी का खुलासा, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मनोज रंजन त्रिपाठी, जो मेरे मित्र भी हैं, मनोज रंजन त्रिपाठी ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि मैं उस पत्रकार महोदय का मैं नाम ले रहा हूं, माननीय राजदीप सरदेसाई जी का। तो माननीय राजदीप सरदेसाई मेरे बॉस थे, और उन्होंने उस स्टिंग ऑपरेशन को नहीं चलाया अपने चैनल पे। ये मनोज त्रिपाठी एक पॉडकास्ट में साफ साफ कह रहे हैं
कि उन्होंने नहीं चलाया, सप्रेस कर दिया, सीडी को दबा लिया। क्यों दबा लिया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से इनका बड़ा याराना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, लेड बाय कांग्रेस पार्टी। मनमोहन सिंह उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद मनोज रंजन त्रिपाठी तो बाद में कह रहे हैं, लेकिन जिसकी जानकारी मुझे भी है, जो आज मैं कहना चाह रहा हूं, जब ये मैं उनका माफीनामा देखा है, माफीनामा जरा दिखाइए। In the program titled IBN7 and Cobra Post Investigation on Delhi's double agents aired on 6/12/2011 and 7/11/2011, an erroneous claim was made on the channel alleging that Mr. Ajit Singh Tokas, former BJP councillor Munirka, had demanded money in connection with unauthorized construction in Munirka, the area from which he was elected as a councillor. The Honorable Lok Ayukta had taken suo motu cognizance of the sting operation that was conducted, and after due adjudication via an order dated 26/3/2012, held that the second party had rejected multiple offers of gratification. There is no evidence on record to substantiate that Mr. Tokas ever demanded money in relation to any project. In fact, he denied it, as he said there is no such practice entertained in his Munirka ward by him. An apology is hereby extended to Mr. Ajit Singh Tokas for social and political reputational harm caused by the airing of the said program. It is further clarified that the investigation was undertaken by an external agency and the role of the first party, that is myself, was limited solely to anchoring the program based on the said investigation. माफ कीजिएगा, वो राजेंद्र टोकस नहीं है, अजित सिंह टोकस थे। अजित सिंह टोकस। तो अजित सिंह टोकस की जिंदगी इन्होंने, अजित सिंह टोकस साहब का के बारे में ये कह रहे हैं कि वो गलती से, और वो जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने स्टिंग किया, और मेरी जो भूमिका थी वो सिर्फ एक एंकर के रूप में थी, और मेरा एक लिमिटेड भूमिका है। कोई बात नहीं है, लिमिटेड भूमिका है। आपने उनके ऊपर भरोसा तो किया, आपने उसकी जांच पड़ताल नहीं की। मिस कर जाए, जैसे अभी मैं स्लिप कर गया, राजेंद्र अजित की जगह राजेंद्र निकल गया, अजित सिंह टोकस हो गया, तो उसको आप माफी मांग लीजिए फौरन भैया कि मेरे मेरे ये स्लिप ऑफ टंग है, मैं नाम भूल गया, राजेंद्र सिंह टोकस की, अजित सिंह टोकस की जगह राजेंद्र सिंह टोकस बोल दिया। ये सब चलता है। लेकिन ये आप कि वो पैसे मांग रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, ये पूरे एजेंडे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का एक काउंसिलर इतना भ्रष्ट है, उसके बारे में अब ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। मित्रों, इन्होंने बजाबता रिटर्न क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। रिटर्न क्लैरिफिकेशन है, उन्होंने लिखा भी, वीडियो भी बनाया, और वीडियो बना करके माफी भी मांगा। अब मैं आपको आपके सामने ये जिक्र कर रहा था 2008 का। स्टिंग ऑपरेशन के बाद एक नामी पत्रकार ने आरोप लगाया कि वोट, कैश फॉर वोट जो था, वोट खरीदने के बदले सांसदों के वोट खरीदे गए पैसे दे करके, और उस स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारे नेता एक्सपोज हो जाते जिन्होंने मनमोहन सिंह को मदद की थी, और उसमें एक मशहूर राजनेता थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, माननीय अमर सिंह। अमर सिंह साहब भी उस स्टिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, और ये जानकारी वहां पहुंची। स्टिंग ऑपरेशन से सब कुछ पता चल गया कि कैश फॉर वोट कांड हुआ है, लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, उससे कांग्रेस की सरकार पर कुछ खतरा हो सकता था, और कांग्रेस की सरकार के साथ तो इनका बहुत ही बड़ा याराना है, दोस्ताना है। इन्होंने नहीं चलाया। बदले में क्या मिला? बदले में इन्हें पद्मश्री मिल गया, पद्मश्री अवार्ड मिल गया माननीय सरदेसाई जी को, कांग्रेस सरकार, और कुछ ही दिनों के बाद मिला, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय के बाद मिल गया। तो जब भी अब आप सर्च करेंगे तो पद्मश्री फलना पत्रकार का नाम आएगा। यह है दुनिया। झूठी खबर चलाने, फ्रॉड करने और खबर को सप्रेस करने के बदले में किनको अवार्ड मिलता है वो देखिए। इतना ही नहीं, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में
एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ इन्होंने पूरी रिपोर्टिंग कर डाली, गुजरात के एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ। और ये रिपोर्टिंग कर डाली कि सोहराबुद्दीन वाले मामले में उस आईपीएस ऑफिसर ने गाड़ी मुहैया कराई थी या और भी कुछ व्यवस्था की थी। आईपीएस महोदय ने इनके खिलाफ मुकदमा किया और 2012 से लेकर के आज तक, बाद में 2019 में हैदराबाद होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, सुप्रीम कोर्ट होते हुए, आखिर में इन्होंने एक निचली अदालत में माफी मांगा 2019 में और कहा कि वो खबर हमारी गलत थी। वहां भी ये झूठ बोले, वहां भी ये गलत पकड़ाए। पुलवामा अटैक के मुद्दे पर पाकिस्तान के एक नेता को अपने यहां बुला करके उससे बुलवा रहे हैं। पूरा एजेंडा सेटिंग का इनका धंधा चलता है। वहां भी वो एक्सपोज हो गए। ऐसे कई प्रकरण हैं माननीय इस सज्जन के, जिसका आपको अकाउंट देते देते आप थक जाएंगे। और यही इनका धंधा रहा, नेताओं के साथ सेटिंग गेटिंग, झूठ फरेब को आगे बढ़ाने का, पद्मश्री भी ले लेने का। अब यहां से आगे देखिए, इतना ही नहीं, इनकी पत्नी तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा की सांसद भी बन जाती है। माननीय सागरिका घोष तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा की सांसद हैं। इनके ऊपर, खुद के ऊपर आरोप लगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनको डांट चुके हैं बजाबता। कई लोगों ने, मुकेश अंबानी का इंटरव्यू ले रहे थे, मुकेश अंबानी ने इनको डांटा है कि आप जैसे लोगों को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं। इसलिए नहीं कि ये पत्रकार बड़े थे और बहुत ही कठिन सवाल पूछ रहे थे, बिल्कुल नहीं, प्रामाणिकता का सवाल है। इनके ऊपर प्रामाणिकता जचती नहीं है, इसलिए मुकेश अंबानी भी बोल गए कि साहब आपको मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, क्योंकि वो ठकुर सुहाती कर रहे थे मुकेश अंबानी की। प्रणब मुखर्जी को भी ये अननेसेसरी ग्रिल कर रहे थे, वहां पकड़ाए। कहा जाता है कि सोनिया जी और प्रियंका जी के घर में तो इनकी, मतलब समझिए, बेखौफ एंट्री हो जाती है, जब मर्जी तब फोन किया, बुला लिया इनको। ये हैं माननीय पत्रकार महोदय। अब आप समझिए, इन्होंने रिया चक्रवर्ती को अपने साथ इंटरव्यू, ये वही पत्रकार हैं जो आप आज माफी मांग रहे हैं, ओपनली वीडियो के द्वारा लिख करके माफी मांग रहे हैं कि मैंने जो खबर चलाई थी वो गलत थी। थर्ड पार्टी का बहाना बना रहे हैं कि कोबरा पोस्ट ने उस पे स्टिंग कर दिया था, मैंने सिर्फ एंकरिंग की थी। ये सब बहाना बना रहे हैं। इनकी थू हुई कब? अमेरिका गए ये 2019 में, और ये जो टाइम्स स्क्वायर है, वहां पर ये कुछ इंटरव्यू ले रहे थे मोदी जी के बारे में या कुछ भी हुआ, इनकी थू हुई वहां पे। अब आप कह सकते हैं, खैर चलिए, वहां तो ट्रोल आर्मी हो गया जी, भाजपा के समर्थक कार्यकर्ताओं ने इनके खिलाफ हमला बोल दिया। लेकिन क्यों हमला बोल दिया? इसलिए कि एजेंडा इनका यही है, एक पार्टी विशेष को बदनाम करना, एक नेता विशेष को बदनाम करना। गोधरा कांड की जो रिपोर्टिंग हुई, ये कहते हैं कि लाशों पर राजनीति, लाशों पर कैरियर। इनका करियर ही बना हुआ है लाशों पर। गोधरा कांड में माननीय सज्जन, ये एक और इनकी उस वक्त की दोस्त हुआ करती थी, इनके सहयोगी हुआ करती थी, माननीय बरखा दत्त जी, इन सबों ने वन साइडेड रिपोर्टिंग की, लगातार एजेंडा के तहत कॉन्टिन्यूअस रिपोर्टिंग करते रहे। और आज भी लोग ये मानते हैं, इनकी रिपोर्टिंग को सच मानते हैं। ऐसे ऐसे रिपोर्टर जो खुद माफी मांग रहे हैं आकर के, अरे कोई ऐसी बात हो जाए तो आप माफी मांग लीजिए, लेकिन जो साफ साफ हो रहा है कि नहीं, जिसने नहीं मांगा पैसा, उसका आपने स्टिंग दिखाया, उसकी आपने जिंदगी बर्बाद की, उनका पॉलिटिकल कैरियर तबाह किया, आपके माफी मांगने से क्या होगा? क्या होगा? आप जब रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो रिया चक्रवर्ती, आपने कभी सोचा, आपने कभी यह पूछा कि भाई, आपने जब कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, आपने हाथ जोड़ करके कहा, तो फिर आप क्यों विड्रॉ कर लिया?
पूछा आपने? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? ये धूर्तता है या नहीं है? ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है कि आप एजेंडे के तहत काम कर रहे थे। और इन्हीं के अभी जहां पर ये नौकरी कर रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, उनके एक संबंधी का एक ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज लॉन्ड्री, और वो न्यूज लॉन्ड्री के ही एक रिपोर्टर को रोहन रॉय ने इंटरव्यू दिया। ये जहां पर अभी कार्यरत हैं कंसल्टिंग एडिटर के रूप में, उनके बहन ने शुरू किया एक वेबसाइट जिसका नाम है न्यूज लॉन्ड्री। अब अभी वो उसमें है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन शुरुआत उन्होंने की। उसी न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर को रोहन राय ने इंटरव्यू किया। ये संयोग देखिए, रोहन राय ने कभी किसी मीडिया हाउस को इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने फोन किया तो रोहन राय भागता रहा। फोन पर पहली बार हेलो कहा, उसके बाद जैसे ही मेरी आवाज उसने सुनी, उसने फोन ही ऑफ कर लिया। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू देने के लिए चला गया। अगर रोहन रॉय सच्चा है तो क्यूबाइब नेटवर्क को इंटरव्यू देता, हमारे सवालों से दो चार होता, नहीं हुआ। अब ये प्रयोग देख रहे हैं, ये टाइमलाइन देख रहे हैं, ये संबंध देख रहे हैं, जहां ये कंसल्टिंग एडिटर हैं, उनके रिलेटिव की न्यूज लॉन्ड्री है, न्यूज लॉन्ड्री पर रोहन रॉय आ रहे हैं, और यहां से ये रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। ये वही सज्जन हैं जो बार बार माफी मांग रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार तो इन्होंने कोर्ट में माफी मांगी। कई बार साबित हो गया कि ये झूठी रिपोर्टिंग, एजेंडाधारी रिपोर्टिंग करते हैं। ये दुनिया में साबित हो चुका है। लेकिन पद्मश्री हैं ये, इनके ऊपर कोई सवाल मत उठाइए, क्योंकि ये पद्मश्री हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ इनके रिश्ते अच्छे, तृणमूल कांग्रेस के साथ रिश्ते अच्छे, तो पत्नी को राज्यसभा सांसद मिल गया, सांसदी मिल गई। कुछ दिन के बाद ये भी सांसद बन जाएंगे। ये नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, पत्नी तो बनी गई है। ये चल रहा है देश में। ऐसे इन लोगों को रिवार्ड मिलता है और ये सोचते हैं कि ये न्याय का ध्वज थामे हुए हैं, ये पत्रकारिता का ध्वज थामे हुए हैं, ये सत्य का ध्वज थामे हुए हैं। ये पत्रकारिता का ध्वज नहीं थामे हैं, ये सत्य का ध्वज नहीं थामे हैं, ये असत्य का ध्वज थामे हैं और पत्रकारिता को तबाह करने की सुपारी ली है इन्होंने। और ऐसे पत्रकार जो इनके ऊपर सवाल खड़ा करे, उसी को डिसलॉज कर दो। ये पूरा कॉकस काम कर रहा है, अकेले ये नहीं है इस एजेंडा में। ये तो अब माफी मांग रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती के मामले पर भी इन्होंने सत्यमेव जयते शुरू कर दिया, क्योंकि सीबीआई ने लिख दिया। और जिस पॉडकास्ट का मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, उस पॉडकास्ट करने वाले ने खुद ही एक चैनल पे आके कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दे दिया। इस मीडिया को समझिए, मीडिया को धैर्य नहीं है कि थोड़ा इंतजार कर लें। सीबीआई ने क्लीन चिट नहीं दिया है। सीबीआई ने अपना रिपोर्ट फाइल किया है, उस पर अभी सुनवाई होगी, उसके बाद अदालत किसी को क्लीन चिट देगी। सीबीआई अपनी फाइंडिंग्स देगी, फाइंडिंग उसकी गलत भी हो सकती है और गलत ही होगी, यह भी देख लीजिएगा, क्योंकि दिशा केस में मामला अभी उल्टा पड़ा हुआ है, तो दिशा केस से खुलना ही खुलना है। तो ऐसे पत्रकार जो लगातार आपको गुमराह करते हैं, झूठी खबर बतलाते हैं, ब्रांडिंग करते हैं किसी की और किसी को गिराते हैं, इस पत्रकार ने कभी ये नहीं सोचा कि एक बार भी सतीश सालियान से बात कर लें। इस पत्रकार ने कभी नहीं सोचा। इस पत्रकार ने कभी ये नहीं सोचा कि एक बार भी आदित्य ठाकरे को बुला करके साफ साफ पूछें कि आदित्य ठाकरे, आपका जो मोबाइल टावर लोकेशन है वो क्यों नहीं आप बताते हैं। इस पत्रकार ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपने जो एफिडेविट दिया है उसमें अपने उम्र को क्यों छुपाया, गलत क्यों बोला, आप एमएलए हैं, इसकी चर्चा क्यों नहीं की। इस पत्रकार ने ऐसा कभी पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। मित्रों, ये पद्मश्री हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। देश देख रहा है, आप सभी देख रहे हैं, और इस वीडियो को देखिए। आप हमारी ताकत हैं, इसे फैलाइए हर जगह, इसे शेयर कीजिए, इसे बताइए कि ये अगर पत्रकारिता का आलम रहा तो आपका देश नहीं बचेगा।
ऐसे ही बेईमानी, ऐसी ही धूर्तता का चलता रहेगा जाल और आप उसमें फंसते रहेंगे। ये पत्रकार नहीं पूछ रहा है आदित्य ठाकरे को कि तुमने एफिडेविट में अपना एज क्यों छिपाया, क्यों नहीं बताया कि हम एमएलए हैं, क्यों, क्या कारण है, क्यों झूठ बोल रहे हो। वो मिस्टेक नहीं है। एक एफिडेविट में एक एज, दूसरे एफिडेविट में दूसरा एज, एक एफिडेविट में राजनीतिक कार्यकर्ता, दूसरे एफिडेविट में एमएलए पद को छुपा लिया। नहीं पूछ रहा है। एजेंडा साबित हो गया या नहीं हुआ, अब भी कुछ साबित करना बाकी है। खुद माफी मांग रहे हैं कि मैंने गलती की, एक की जिंदगी तबाह की, अजित सिंह टोकस की जिंदगी तबाह की। एक बीजेपी के काउंसलर थे, उनकी जिंदगी इन्होंने तबाह कर दी। ये तबाही का आलम चलता रहेगा, लेकिन ये दूसरे पत्रकार पर खुल करके बोलते हैं, खुल करके बोलते हैं। इनके कनिष्ठ थे, वो इनकी बात नहीं मानते थे, आज एक चैनल के मालिक हैं, उनके खिलाफ खूब बोल रहे हैं। उनके लिए अदालत बैठ गई, तो अदालत आपके लिए बैठती। ये नहीं पूछ रहे हैं कि गुंडे ने गुंडागर्दी की। हाँ, ये कह रहे हैं कि मैं भी उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसको मैं सही नहीं मानता हूं। अरे सही नहीं मानता हूं तो परमवीर सिंह को पूछो, बुला करके परमवीर सिंह को बुला करके पूछो कि भैया ये जो फैक्ट्स आए हैं उसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं की। हमने जिस दिन ब्रेक किया खबर को कि ये है दिशा की तस्वीर, इस पर रिपोर्टिंग क्यों नहीं की राजदीप सरदेसाई ने, क्यों नहीं एंकरिंग की, क्यों नहीं परमवीर सिंह को बुलाया, क्यों नहीं सतीश साल्यान को बुलाया। राजदीप सरदेसाई ने नहीं बुलाया। जिसके बारे में कह रहे हैं अर्नब ने, मेरे कहने के बाद अर्नब ने बुलाया, सतीश साल्यान को भी बुलाया, परमवीर सिंह को बुला करके पूछे। पद्मश्री पत्रकार, पद्मश्री पत्रकार परमवीर सिंह को बुला करके नहीं पूछेगा कि भाई ये सुसाइड की जो ये खबर आ रही है इस पे एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है। ये तो कानून कहता है कि अगर उसके माता पिता या परिजन में से कोई अगर पीड़िता के आकर के कंप्लेन करना चाहते हैं तो कंप्लेन होना चाहिए, कानून कहता है। हो क्यों नहीं रहा है भाई। उस वक्त तो चलिए, आप तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, आप तो परंपरागत रूप से भाजपा के विरोधी हैं, तो देवेंद्र फडणवीस से पूछिए बुला करके कि आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं। दिलचस्पी नहीं है, ये कहां से आएगा। दिलचस्पी नहीं है, माल लो बस, इधर से लो उधर से लो, डीलिंग कर लो। इन्होंने मुकेश अंबानी से डील की अपने चैनल की 4000 करोड़ में। ईटीवी नेटवर्क को खरीदा, कुछ दिन चलाया और उसके बाद 4000 करोड़ में ईटीवी एबीएन 7 को चलाया। फिर वो ईटीवी नेटवर्क के साथ डील कराया, उसको खरीदा और अब लगा कि भाई अब हम इसको अब चलाएंगे, हम वहां बने रहेंगे। मुकेश अंबानी समझ गए ऐसा कि ये खेल करना चाहते हैं। डील में पैसा भी बना लिया मालिक के साथ मिलकर के और यहां बने भी रहना चाहते हैं। कुछ दिन तक तो चलाए, उसके बाद इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये मीडिया के ध्वजवाहक नहीं हो सकते हैं। आपको अपना ध्वज तैयार करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की तलाश करनी पड़ेगी, उन्हें ढूंढना पड़ेगा जो मीडिया के लिए मरने मारने पर उतारू हों, मीडिया की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए। ऐसे लोग मीडिया की रक्षा नहीं कर सकते। अभी तो इनका माफी मांगने का सिलसिला शुरू हुआ है दिशा और सुशांत के केस में, और माफी मांगेंगे, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।